Hello everyone, welcome to IK Tab. So let's start with the newspaper analysis for 8th of March. Now first of all हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट हांसा. नाउ हांसा क्या है और इन न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में हम समझेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट व्हाइट टेल डियर और इस व्हाइट टेल डियर के अंदर रिसेंटली ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है यूएसए के अंदर. नाउ आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि कनाडा के अंदर रिसेंटली एक पर्सन के अंदर एक कोविड का वेरिएंट आया है बिकॉज ऑफ अ डियर, यानी कि डियर से जो ह्यूमंस है उसके अंदर वेरिएंट आ रहा है. बट यहाँ पर हमारे पास एक न्यू न्यूज आई है जहां पर न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए के अंदर बेसिकली एक व्हाइट टेल डियर के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी तरीके से आ गया है. थर्ड विल टॉक अबाउट जो रशिया है, रशिया के अंदर जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है उसके कारण जो डिफरेंट कार्ड्स जो कार्ड्स होते हैं ना, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, उन लोगों ने अपने सर्विसेज रशिया के अंदर बंद कर दी है. तो इसके बारे में हमें जो चीजें मालूम होनी चाहिए हम हर एक चीज को समझेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट स्पाई सैटेलाइट. स्पाई सैटेलाइट क्या होता है और नॉर्थ कोरिया ने जो रिसेंटली लॉन्च किया है वो एक्जैक्टली क्या काम करेगा और किस तरीके से इन सब की फंक्शनिंग होने वाली है इसको हम समझेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट हांसा. नाउ इसका पूरा नाम हांसा एनजी है और समझते हैं क्या है. देखिए आप देखिए यहाँ पर दिस इज टाइप ऑफ हांसा एनजी. देखिए हांसा का जो फुल नेम है दैट इज कॉल्ड एज हांसा न्यू जनरेशन. नाउ हांसा जो है एक टाइप का नेम है और उसी का एक सेकंड वेरिएंट आया है. इससे पहले ऑलरेडी एक हांसा वेरिएंट जो है ऑलरेडी अराउंड 30 साल पहले हमारे इंडिया के पास था, बट इसी का एक टाइप का अपग्रेडेड जो वर्जन है उसे हांसा एनजी कह रहे हैं, यानी कि हांसा न्यू जनरेशन कह रहे हैं. अब देखिए है क्या, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट ट्रेनर है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट ट्रेनर? जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन जो कि सिविलियन होता है, मतलब जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर मतलब बेसिकली एयरफोर्स पार्ट नहीं है, कोई सिविलियन है और अगर वो फ्लाइट उड़ाना सीखना चाहता है, बेसिकली अगर वो कमर्शियल पायलट बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग लेनी होती है. तो जब वो ट्रेनिंग लेता है ना तो उस टाइम उसको ऑब्वियसली आप रियल प्लेन तो दे नहीं सकते, तो आप जो उसको बदले में जो प्लेन देते हो ना, ट्रेनिंग करने के लिए जो प्लेन देते हो, दैट थिंग इज कॉल्ड एज एयरक्राफ्ट ट्रेनर. तो जो अभी तक हम जितने भी ट्रेनिंग जो प्लेन्स थे वो सब हम रशिया से, यूएसए से और फ्रांस से खरीदते थे. बट यहां पर हमने पहली बार अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट ट्रेनर बनाया है जिसका नाम है हांसा एनजी. ठीक है, आई होप आप समझ गए कि हांसा एनजी क्या है. एक टाइप का ऐसा प्लेन है जो कि जो भी ऐसे पर्सन जो कि कमर्शियल पायलट्स बनना चाहते हैं जब भी वो ट्रेनिंग करेंगे तो इस पर्टिकुलर टाइप के प्लेन्स के अंदर वो अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं. देखिए ये है हमारा हांसा एनजी. ऐसे कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं. फीचर्स ये होते हैं कि जो एक नॉर्मल जो एक टाइप का एयरक्राफ्ट होता है ना, उससे ज्यादा सेफ्टी फीचर्स वगैरह इसके अंदर होते हैं. पहली बात तो. सेकंड चीज, इसको आप इजीली लैंड कर सकते हो और थर्ड चीज, इसको आप इजीली टेक ऑफ कर सकते हो. ठीक है, मतलब जो एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है उससे काफी ईजी होता है उसको उड़ाना. तो बेसिकली एक टाइप का आपको एक स्टिमुलस प्रोवाइड करता है ताकि इजीली आप एक एक एयरक्राफ्ट को उड़ाना सीख जाओ. उसके बाद धीरे धीरे आपको जो आपका रियल एनवायरमेंट होता है उसके अंदर आपको लेके जाया जाता है. Now this particular thing has been formed indigenously, यानी कि इंडिया ने इसको खुद से बनाया है. तो इट हैज बीन फॉर्म बाय सीएसआईआर. सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम की एक बॉडी इंडिया के अंदर है. उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, एनएएल. यही जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है, इन्होंने ही हांसा को बनाया है रिसेंटली. एक टाइप का 2 सीटर है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन तो वो बैठेगा जो कि ट्रेनिंग सीख रहा है, मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है, और सेकंड उसका जो साथ में जो उसका ट्रेनर होगा वो साथ में बैठेगा. ठीक है, अब देखिए ये टाइप का रिवैम्प्ड वर्जन है. सिंपल वर्ड्स में एक टाइप का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि हांसा का है. हांसा हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था जो कि हम रशिया, यूके एंड फ्रांस से अभी तक लेते थे, और रिसेंटली हमने इसको चेंज करके अपना खुद का अपना इंडिजिनियस हांसा बना लिया है. ठीक है, समझते हैं इसके बारे में और क्या चीजें. तो अभी तक हमारे पास जितने भी हांसा के वेरिएंट्स वगैरह हुआ करते थे उन सबसे ज्यादा एडवांस्ड वेरिएंट जो है वो मतलब एनजी है, यानी कि न्यू जनरेशन का जो वेरिएंट हमारे पास सबसे ज्यादा एडवांस्ड है और ये काफी ज्यादा एक टाइप का ट्रेनर की तरह काम करेगा जहां पर जो भी पर्सन सीखना चाहता है उसको बहुत ही इजीली चीजों को सिखाएगा. तो इसके अंदर जो इंजन यूज होता है दैट इंजन इज कहीं ना कहीं सेम इंजन होता है जो कि एक नॉर्मल एरोप्लेन्स वगैरह के अंदर यूज होता है, जिसका नाम होता है रोटेक्स का डिजिटल कंट्रोल इंजन. ठीक है, ये आपको काफी ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है. बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आपका सेफ्टी का जो फीचर्स है उसको काफी ज्यादा एनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है. इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि बहुत ही लाइट वेट का ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है. इसके अलावा इसकी जो कॉकपिट है वो ग्लास की बनी हुई है. ठीक है, ग्लास की बनी हुई है तो क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह का कोई इशू नहीं होता है. थर्ड चीज, यहाँ पर आपको पैनोरामिक व्यू वगैरह मिलता है, मतलब काफी आपको अच्छा व्यू मिलता है अंदर से. देखिए ये सब चीजें हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है. एक चीज आपसे पूछा जाएगा कि हांसा जो रिसेंटली न्यूज में आया हांसा है क्या, आपको ध्यान रखना है. एक टाइप का बेसिकली एयरक्राफ्ट ट्रेनर है. ठीक है, ध्यान रखना है. ये हमारे इंडिया के लोगों को ट्रेन करेगा एयरक्राफ्ट को मूव करने के लिए. इसके अलावा बहुत ही लो कॉस्ट का है और थर्ड चीज इसकी फ्यूल को बहुत ही कम ये कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट चीज, ऐसे पर्सन जो कि कमर्शियल पायलट की लाइसेंसिंग लेना चाहते हैं या फिर ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है और वो इजीली अपनी जो फ्लाइंग का जो स्किल्स है उसको होन कर सकते हैं, उसको और ज्यादा बेटर कर सकते हैं. तो जो एनएएल जिसने अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर चीज को बनाया है उसके बारे में बेसिक चीजें देख लेते हैं. जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, हमने सबसे पहली चीज देखो तो ये सीएसआईआर का पार्ट है. सीएसआईआर मतलब जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम की बॉडी है उसका एक पार्ट है जो कि 1959 के अंदर इसको बनाया गया था इन मतलब इसका जो हेडक्वार्टर एट अ प्लेस कॉल्ड एज न्यू दिल्ली. ठीक है, ये इंडिया का पहला यानी कि फर्स्ट एरोस्पेस रिसर्च फॉर्म है और ये मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्पेस फॉर्म भी है जो कि सिर्फ इंडिया के सिविलियन एयरक्राफ्ट को बनाता है. जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. जो इंडिया के जितने भी सिविलियन एयरक्राफ्ट होते हैं उन सबको एनएएल बनाता है. ठीक है, जो नेशनल एरोस्पेस जो लेबोरेटरी है वो बनाता है, और जितने भी हमारे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं उसको कौन बनाता है? उसको बनाता है एचएएल. जस्ट रिमेंबर दिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की एक बॉडी है वो इसको बनाती है. अब देखिए
जब भी ये एनएएल जो है कोई भी जब सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाता है ना, तो इट ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम एचएएल, डीआरडीओ और इसरो, तीनों के साथ ही साथ में मिलकर ये एयरक्राफ्ट को बनाता है ताकि अच्छे तरीके के जो टेक्नोलॉजीज हैं, अच्छे डिजाइन जो है, उन सब चीजों को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सके। सिमिलरली इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पेशल जो फैसिलिटीज वगैरह प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर एक टाइप का मतलब नीलकंठन विंड टनल सेंटर भी प्रेजेंट है जो कि बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा मतलब इनको बेसिकली हेल्प वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो भी पायलट्स वगैरह हैं उनका फटीग को टेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटराइज फैसिलिटी भी है, ये भी एक टाइप का बेंगलुरु के अंदर ही प्रेजेंट है। ये भी एक बेसिकली एक पायलट को अपने स्ट्रेस के टाइम्स में किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो सब चीजों को सिखाता है यहाँ पर। सिमिलरली ये पर्टिकुलर जो हांसा है और जो हांसा और इसके रिलेटेड मतलब इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पर सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं, उन सबके अंदर एक स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजीज होती है जो कि हेल्प करने में फाइंड आउट करती है इस पर्टिकुलर बॉडी को, एनएएल को, कि किसी भी टाइप का अगर एक्सीडेंट्स होता है एरोस्पेस के अंदर तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो मेन जो बॉडी है दैट इज एनएएल, और उसकी काफी ज्यादा हेल्प करता है, मतलब जो भी ये टेक्नोलॉजी वगैरह होती है। रिसेंट ट्रायल्स ये है कि हांसा ने रिसेंटली अपना एक सी लेवल का ट्रायल कर रहा था, उसको अभी रिसेंटली कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इंडिया के अंदर अभी ये इंडक्ट पूरी तरीके से हो चुका है। और हांसा को जो डिफरेंट फीचर्स वगैरह हैं उसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है, जैसे कि किस तरीके से वो टेक ऑफ कर रहा है, किस तरीके से लैंडिंग कर रहा है, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी इसका मतलब ग्रेविटेशन का जो पावर होता है, इसका जो बैटरी पावर प्लांट है वो किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से रुकता है, राइट। एवरी सिंगल थिंग जो भी एक एयरक्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को यहाँ पे टेस्ट किया गया है। और जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ऑल द ऑब्जेक्टिव्स दे वर मेट, मतलब हर चीज यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। नाउ इसका मेन एम ये है कि इंडिया का जो इंडिजिनियस कैपेसिटी है अपने खुद को चीजों को बनाने के लिए, उस चीज को ये बूस्ट करता है और काफी ज्यादा इन सब चीजों में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आत्मनिर्भर बनने का जो हमारा प्लान है उस चीज को काफी ज्यादा ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, हांसा। ऑलराइट, ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि रिसेंटली एक व्हाइट टेल डियर के अंदर देखा गया। नाउ ये जो आप इमेज देख रहे हैं, दिस इज अ इमेज ऑफ अ व्हाइट टेल डियर, और कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएसए के अंदर यहाँ पर कुछ अभी एग्जांपल्स यहाँ पर रिसेंटली मिले हैं जहां पर SARS-CoV-2 पॉजिटिव पाए गए हैं कुछ व्हाइट टेल्ड डियर्स। नाउ अभी तक ये जो जितने भी स्टडीज वगैरह हुए हैं वो ऑल्दो मतलब 100% कंफर्म है, बट इसका अभी भी पीयर रिव्यू बाकी है। पीयर रिव्यू का मतलब होता है एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट को जो भी डेटा वगैरह मिलता है उसको बाकी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं। तो अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, बट अभी तक हमारे पास 100% डेटा ये कंफर्म अवेलेबल है कि व्हाइट टेल डियर के अंदर भी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा ये भी चेक किया गया था कि क्या इनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, जिस तरीके से ह्यूमन के बॉडी के अंदर बनते हैं। तो जब ये पाया गया तो मालूम चला कि इनके बॉडी के अंदर भी एंटीबॉडीज बन रहे हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस के अंदर बनते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ह्यूमंस और जो ये व्हाइट टेल डियर्स है दोनों के अंदर जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो सेम वेरिएंट के अंदर गया हुआ है, मतलब कोई म्यूटेटेड फॉर्म नहीं है और दोनों के अंदर ही सेम वेरिएंट है। नो जितने भी ऐसे व्हाइट टेल डियर्स जिनका टेस्ट किया गया उनमें से 80% ऐसे डियर्स थे जो कि मतलब पॉजिटिव पाए गए थे लास्ट ईयर। मतलब इन सबको बेसिकली एनिमल्स को चेक कर रहे थे क्या सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही कोविड आ रहा है या फिर एनिमल्स के अंदर भी आ रहा है। तो ये मालूम चला कि एनिमल्स के अंदर भी कोविड आ रहा है और काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर आ रहा है। अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो व्हाइट टेल डियर है यानी कि कोई भी जो फ्री लिविंग एनिमल होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्री लिविंग एनिमल, कोई ऐसा एनिमल जो कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे कि कोई पैरासाइट जो एक टाइप का पैरासाइट होता है, कोई ऐसा एनिमल जो कि सिम्बायोसिस के अंदर रहता है, ये सब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। बट जो फ्री लिविंग एनिमल होता है वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फ्री लिविंग एनिमल के ऊपर यहाँ पर कोविड जो है मतलब पाया गया, बेसिकली कोविड से इन्फेक्टेड पाया गया वो चीज। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम इस चीज को प्रॉपर्ली स्टडी करना स्टार्ट करें, इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करें, तो कहीं ना कहीं हम इसका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं कि जो डियर के अंदर ये पर्टिकुलर वायरस कैसे गया, और उस चीज को फिर हम चेक कर सकते हैं क्या डियर से ह्यूमंस के अंदर वायरस जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो उस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये चीज हमें बेसिकली हेल्प कर सकता है ताकि डियर से फिर से ह्यूमंस के अंदर ये इन्फेक्शन फिर से स्प्रेड होना इंक्रीज ना हो जाए। तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जितनी ज्यादा दिनों तक मतलब जितनी ज्यादा देर तक एक्चुअली उस एनिमल की बॉडी के अंदर ये वायरस रहेगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे इवॉल्व होगा, और जैसे जैसे वो इवॉल्व होगा वैसे वैसे अपने आप को वो और ज्यादा चेंज करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए हम एक चीज जानते हैं, जो हमारा ओरिजिनल कोविड था वो चेंज होकर डेल्टा वेरिएंट बना था, वही चेंज होकर ओमिक्रॉन वेरिएंट बना था। इसका मतलब क्या है, ये लगातार चेंज होता जा रहा है। अगर कोविड चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, अगर एक एनिमल की बॉडी के अंदर भी कोविड है तो ऑब्वियसली वो भी तो अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है ना, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी। बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक चेंज वैरायटी होगी ना, एक चेंज वेरिएंट होगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे वैक्सीन वगैरह हैं, जो हमारे मेडिसिन हैं, जो भी हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं उस पर्टिकुलर कोविड के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं इनफेक्टिव हो सकते हैं उनके अगेंस्ट, राइट। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमारा ये इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है कि जो वेरिएंट है वो बेसिकली जो भी कोविड का वेरिएंट है वो फिर से अपने आप को इवॉल्व करना स्टार्ट ना कर दे। तो इस चीज को चेक करने के लिए बहुत सारे ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए गए थे, अराउंड 131 डियर्स जो कि यूएसए के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि उस पर्टिकुलर डियर के आसपास में थे। इस 131 में से 19 ऐसे डियर्स मिले हैं जिनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मतलब फॉर्म हो रही है। इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडीज फॉर्म होने का मतलब है इनके बॉडी के अंदर एटलीस्ट एक बार वायरस जरूर आया होगा, वायरस आया है तभी उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही है। सिमिलरली जो कोविड के न्यूक्लिक एसिड है वो भी बहुत सारे जो डियर्स है उनके नेजल स्वाब से मतलब मिले हैं,
उनके नोज से जब स्वाब्स वगैरह लिए गए हैं, उनके मतलब बॉडी के अंदर से भी न्यूक्लिक एसिड मिल रहे हैं, जो कि एक्चुअली शो करता है, जो कि एक्चुअली प्रूव करता है कि ये पर्टिकुलर जो डियर्स है ये भी कहीं ना कहीं कोविड के कारण ऑलरेडी एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो देखिए ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल सकती है। बिकॉज देखिए अगर एनिमल्स यहाँ पे इन्फेक्टेड होंगे तो एनिमल्स जो है लॉन्ग टर्म तक एक कैरियर की तरह काम कर सकते हैं। बिकॉज देखिए हमारे पास जो वैक्सीन है वो राइट नाउ ह्यूमंस के लिए है, हमारे पास एनिमल्स के लिए कोई भी वैक्सीन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम ह्यूमंस को बचा भी लिए, बट अगर एनिमल्स को हम मतलब कोविड से ना बचा पाए तो एनिमल्स भी तो ह्यूमंस के अंदर फैला सकते हैं ना, राइट। तो ये जो बेसिकली चेन है ना, ये कभी फिनिश नहीं होगा। तो हमें ये चीज इंश्योर करना होगा कि कोई एक पर्टिकुलर वायरस जो कि ह्यूमंस को प्रॉब्लम कॉज कर रहा है वो एनिमल्स के अंदर स्प्रेड ना हो जाए, बिकॉज वो एनिमल फिर से यहाँ पर ह्यूमंस को मतलब रिस्क के ऊपर डाल सकता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखिए जब भी एक पर्टिकुलर जो वायरस होता है उसको हमने जब चेक कर लिया और मालूम चला कि कोविड पॉजिटिव है, तो हमने उसका फिर होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया मालूम करने के लिए कि क्या ये सिर्फ नॉर्मल कोविड पॉजिटिव है, क्या ये डेल्टा वेरिएंट है या फिर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो हमें मालूम चला कि ये पर्टिकुलर जो वायरस है ये एक्चुअली ओमिक्रॉन वेरिएंट है और इसके बहुत सारे सैंपल जो है न्यूयॉर्क के अंदर मिला है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो डियर के अंदर यहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल रहा है, बहुत सारे डिफरेंट डियर्स के अंदर यहाँ पे ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। Now, इस चीज को हमने यहाँ पर चेक किया, तो हमने यहाँ पर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस भी किया। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसके बाद हम एक एवोल्यूशन को देखते हैं कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर जो जानवर है वो इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद हमने चेक करना स्टार्ट किया कि जो डियर्स हैं, ये जो पर्टिकुलर डियर्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये जो पर्टिकुलर ओमिक्रॉन है वो किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, और क्या उसके आसपास के जो डिफरेंट स्पीसीज है डियर्स की उनके अंदर ही पाया जा रहा है फिर नहीं पाया जा रहा है, और उस पर्टिकुलर डियर के आसपास कोई ह्यूमंस अगर प्रेजेंट है तो क्या उन ह्यूमंस के अंदर भी वो पर्टिकुलर वायरस पाया गया है फिर नहीं पाया गया है। तो इन सब चीजों से हमें एक आइडिया लगेगा कि क्या डियर से यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी ये हमें मालूम चल रहा है कि डियर से ह्यूमंस के अंदर फैल रहा है। बट एक चीज तो श्योर है, अगर एक डियर को यहाँ पर ओमिक्रॉन हो गया, इसका मतलब है देखिए इससे पहले हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जहां पर एक पर्टिकुलर एनिमल को ओमिक्रॉन वेरिएंट अफेक्ट करे। इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर डियर के अंदर जो ओमिक्रॉन आया है वो ह्यूमन से डियर गया है। इसका मतलब क्या है, ह्यूमंस यहाँ पर एनिमल्स को डायरेक्टली इन्फेक्ट कर रहे हैं थ्रू ओमिक्रॉन वेरिएंट। आई होप आप समझ गए इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट थी। आपसे एक स्टेटमेंट जो पूछा जा सकता है कि एनिमल्स क्या ह्यूमंस को वायरस से इन्फेक्ट कर सकते हैं, या फिर क्या ह्यूमन से एनिमल्स के अंदर वायरस इन्फेक्शन हो सकता है फिर नहीं हो सकता है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। सब सारे एग्जांपल्स आपको वहां पर काम आएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहां बात करने वाले हैं रशिया की। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, ठीक है, एज वी नो। नाउ इस चीज के बदले में इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट सैंक्शंस वगैरह लग रहे हैं। उन सैंक्शंस में से एक सैंक्शन अभी रिसेंटली ये लगाया गया है कि जितने भी कार्ड सर्विसेज वगैरह, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, इन सब कार्ड्स ने डिसाइड किया कि हम रशिया के अंदर अपना जितना भी ऑपरेशन है, मतलब जितना भी हमारा काम वो सब है, सब कुछ हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे। सो हुआ क्या है, यूएसए ने सैंक्शन लगाया है। तो यूएसए देखिए, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत सारे डिफरेंट कार्ड सिस्टम की मतलब जनरेटर है। बेसिकली यूएस कंट्री के अंदर अमेरिकन जो कार्ड एक्सप्रेस मतलब और जो भी ऑपरेटर्स वगैरह हैं कौन कौन से देखिए, फर्स्ट इज मास्टर कार्ड, सेकंड इज वीजा और थर्ड इज अमेरिकन एक्सप्रेस। इन ये तीनों ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि अमेरिका के अंदर मतलब स्टार्ट हुई थी, यानी कि तीनों ही अमेरिकन कंपनीज हैं। और तीनों ने डिसाइड किया कि मास्टर कार्ड और वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस ने डिसाइड किया है हम अपना ऑपरेशन यानी जो भी हमारे काम वगैरह है रशिया के अंदर हम उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे, राइट नाउ सस्पेंड कर देंगे। आपको एक चीज समझना है, इस पर्टिकुलर जितने भी तीनों कार्ड्स हैं उन लोगों ने अपना काम पूरी तरीके से मतलब वापस नहीं बुलाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस बुला लिया, ऐसा नहीं है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है फॉर अ शॉर्ट टर्म राइट नाउ। ऑलराइट, अब देखिए एक चीज आपको और समझना है, कोई भी ऐसा कार्ड, कोई भी ऐसा डेबिट कार्ड, कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि या तो मास्टर कार्ड का हो या फिर वीजा का हो या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का हो, और उसको पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इशू किया गया हो, वो रशिया के अंदर काम नहीं करेगा। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि कोई भी ऐसा कार्ड जो कि इन तीनों कंपनी का हो और वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी इशू किया गया है, अगर आप जाकर उसको रशिया के अंदर यूज करना चाहते हैं तो रशिया के अंदर वो चीज काम नहीं करेगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी बैंक, कोई भी ऐसा कार्ड जो कि रशियन बैंक्स ने खुद इशू किया है, वो चीज रशिया के अंदर राइट नाउ काम कर रही है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि रशिया के अगर मतलब किसी के पास कोई ऐसा कार्ड है जो कि रशियन बैंक के द्वारा ही इशू किया गया है, तो वो चीज अभी राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग रशिया के अंदर काम कर रही है, बिकॉज बैंक अभी भी उनको उस चीज के बदले में ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, ये चीज क्या क्यों गया है, बिकॉज यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली रिक्वेस्ट किया था मास्टर कार्ड, वीजा और अमेरिकन एक्सप्रेस से कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस लीजिए ताकि हम रशिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से आइसोलेट कर पाए। इसी चीज के लिए डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। जहां पर देखिए, इससे पहले हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट ऐसे वर्ल्ड था, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी कहने के रशिया को मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे फाइनेंशियल सैंक्शन वगैरह जो है रशिया के ऊपर लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके साथ में ही जो कार्ड का सैंक्शन था वो भी यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी जो कार्ड की कंपनी है, जो किसी मास्टर कार्ड या फिर वीजा की कंपनी है, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। इससे पहले 2014 ने भी यूएसए मतलब 2014 में यूएसए ने भी यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगाया था, मतलब डिफरेंट कंट्री के ऊपर, स्पेशली रशिया के ऊपर लगाया था।
उस टाइम भी मास्टर कार्ड और वीजा ने दोनों ने ही अपने अपने सर्विसेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, मतलब मॉस्को के अंदर, यानी कि रशिया के अंदर पूरी तरीके से अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया था। और उसके बदले में क्या किया रशिया ने, फिर देखिए रशिया ने देखा कि बार बार ऐसे ही होता रहेगा कि हम कुछ करेंगे हमारे कार्ड सिस्टम बंद कर देंगे, तो रशिया ने क्या किया, बदले में अपना खुद का एक पेमेंट सिस्टम बना दिया। दैट पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम वाज कॉल्ड एज मीर। जस्ट रिमेंबर दिस नेम, मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मीर जो है रशिया का अपना खुद का इंडिजिनियस पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, और मीर को 2015 के अंदर बनाया गया था। सिमिलरली चाइना जो है, देखिए चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस इन सबको बहुत ज्यादा यूज नहीं करती है। चाइना का अपना खुद का पेमेंट सिस्टम है, उसका नाम है यूनियन पे। यूनियन पे के थ्रू चाइना के अंदर आप सिंपली किसी भी चीज को पे कर सकते हो, किसी भी दूसरी कंट्री का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और चाइना जो है अपना यूनियन पे को उसने इतने अच्छे तरीके से प्रमोट कर रखा है कि चाइना का यूनियन पे ऑलमोस्ट 180 कंट्री के अंदर ऑलरेडी फैला हुआ है। इसका मतलब क्या है, इवन इन इंडिया के अंदर भी जो आप यूनियन पे आपने नाम सुना होगा, यूनियन पे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि इंडिया के अंदर भी फैला हुआ है और बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के अंदर फैला हुआ है। मतलब क्वेश्चन कम्स कि इस बैन का इंपैक्ट क्या हुआ है, जो रिसेंटली जो कार्ड्स का बैन किया गया उसका इंपैक्ट क्या हुआ है। फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है, जो फाइनेंशियल सैंक्शंस वगैरह लगा रहे हैं ना, जो रशियन बैंक है उसको लगातार, मतलब वो लगातार डाउन प्ले कर रही है, बोल रही है जितने भी रशियन बैंक हैं वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि हमें किसी इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनफ पैसा राइट नाउ प्रेजेंट है। तो यहां पर जो जितने भी रशियन बैंक से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि जितने भी कस्टमर्स जो कि राइट नाउ रशिया के अंदर है और रशिया के अंदर से उनको मास्टर कार्ड या फिर वीजा को इशू किया गया है, तो वो चीज उनका कोई भी बंद नहीं होगा। जब तक उनका वो कार्ड एक्सपायर नहीं होता है तब तक उस कार्ड को आराम से यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। बट एक चीज यहां पर बोला गया है कि कोई भी ऐसा कार्ड जो कि रशिया के अलावा बाकी किसी भी कंट्री के अंदर इशू किया गया है, उस चीज को आप रशिया के अंदर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई भी ऐसा कार्ड है जो कि यूक्रेन के अंदर इशू किया गया है, बट वो मास्टर कार्ड है, उस चीज को आप जाकर रशिया के अंदर यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कोई ऐसा कार्ड है जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, और मान लीजिए कि कोई ऐसा इंडियन स्टूडेंट है जो कि राइट नाउ मतलब स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर था, उसने इंडिया के अंदर से कोई वीजा का मतलब अपना खुद का कोई डेबिट कार्ड लिया था और राइट नाउ वो रशिया मतलब जो रशिया है वहां पर रह रहा है, वहां पर अपनी मतलब एज अ स्टूडेंट रह रहा है, वहां पर अगर उस पर्टिकुलर कार्ड को यूज करना चाहे तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज वो इंडिया के अंदर इशू किया गया था। और कोई भी ऐसा कार्ड जो कि मतलब जो रशिया है उसके अलावा कहीं और पे इशू किया गया है, वो चीज राइट नाउ रशिया के अंदर काम नहीं कर रही है। जस्ट रिमेंबर, चाइना के अलावा जितने भी बाकी कंट्रीज हैं उन सब में 90% ऑफ जिनका मतलब जिन भी लोगों के पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड प्रेजेंट है ना, वो या तो मास्टर कार्ड का है या फिर वीजा का है। मतलब मास्टर कार्ड और वीजा का जो नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही वास्ट है, एक्सेप्ट चाइना। बट रिमेंबर, ध्यान रखना आपको, चाइना के अंदर जो क्या है यूनियन पे, और जो चाइना है उसका यूनियन पे जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कि क्या ये जो सस्पेंशन है उसका कोई बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है रशिया के ऊपर या फिर नहीं हो रहा है। सबसे बुरा इफेक्ट जो हो रहा है वो पीपल के ऊपर हो रहा है, बिकॉज देखिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका जो मास्टर कार्ड है, वीजा है, जो अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये सब के सब कार्ड कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे लॉन्ग मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर। तो जितने भी लोग हैं वो सब के सब कंट्री के बैंक के पास जा रहे हैं और लगातार अपना कैश को विड्रॉ कर रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, दिस इज अ थिंग कॉल्ड एज बैंक रन। बैंक रन का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक बार पैसा निकाल लें। देखिए आपको एक चीज समझना है कि अगर आपके मान लीजिए कि जस्ट सपोज आपके 50,000 रुपए अभी राइट नाउ बैंक के अंदर पड़े हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके बैंक के अंदर पूरे के पूरे 50,000 रुपए आपके वहां पर रखे ही होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप जाके अचानक से अपने सारे के सारे पैसों का डिमांड करेंगे तो वो भी टाइम मांगेंगे आपसे पैसा देने के लिए। सिमिलरली देखिए, बिकॉज बैंक अपने पास ये पैसा जमा करके नहीं रखता है, बैंक क्या करता है, इन पैसों को लोन में देता है। बेसिकली बैंक क्या करता है, इन पैसों को अलग अलग तरीकों से मतलब पैसे कमाने के लिए लगाता है। बेसिकली क्या होता है, उससे ये पैसे आते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, उसके बदले का जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह होता है वो आपको दिया जाता है। तो टेक्निकली अगर आपके 50,000 रुपए राइट नाउ बैंक के अंदर है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे के पूरे जो 50,000 रुपए है वो आपके सामने मतलब बैंक के पास हमेशा रखे होंगे। बैंक उन पैसों को लगातार यूज करता रहेगा और जब जब आप चीजों को डिमांड करेंगे आपको थोड़े थोड़े पैसे दिए जाएंगे। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ बैंक। सिमिलरली अगर बहुत सारे लोग एक बार में अपने कैश को विड्रॉ करने जाएंगे तो क्या होगा, बैंक का सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो रशिया की सेंट्रल बैंक है वो लगातार पीपल से अपील कर रही है कि प्लीज डोंट कम मतलब इस चीज की झांसे में मत आइए कि हम आपका पैसा खराब हो रहा है, आपका पैसा कहीं नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है एंड ऑल, ठीक है, इसे बोला जा रहा है। बट ऑब्वियसली रशिया का जो बैंकिंग सिस्टम का जो लिक्विडिटी है, यानी कि जो पैसों का जो लिक्विडिटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर कंसर्न्स वगैरह बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। लेट्स होप कि जो रशिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो, ताकि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बेसिकली टाइप का जो क्राइसिस आ गया अलग अलग लेवल्स पे, वो सारी क्राइसिस यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। ओके, नाउ सो लेट्स मूव ऑन टू द स्पाइस सैटेलाइट। स्पाइस सैटेलाइट जो है नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है। स्पाइस सैटेलाइट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है उसको हम प्रॉपर्ली समझते हैं। ऑलराइट, देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने पिछले 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 9 डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। देखिए यहां तक कि यूएसए, रशिया और इंडिया, अगर आप तीनों को मिला ले तो ये तीनों मिलकर भी 9 सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर पाई है, और नॉर्थ कोरिया ने अकेले यहाँ पर पिछले 2 महीने के अंदर 9 सैटेलाइट्स के आसपास में लॉन्च कर दिए। तो ये एक्चुअली शो करता है कि रशिया कुछ ना कुछ, सॉरी जो नॉर्थ कोरिया है कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। क्या प्लान कर रहा है ऑब्वियसली किसी को पता नहीं है, बट वो
लगातार कुछ ना कुछ सैटेलाइट्स वगैरह को वो लगातार लॉन्च करता जा रहा है। देखिए पॉइंट ये है कि रिसेंट न्यूज ये है कि इन्होंने रिसेंटली अपना स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया। समझते हैं, रिसेंटली जो रशिया का जो रीजनल मिलिट्री एजेंसीज है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो नॉर्थ कोरिया है ना उसने रिसेंटली अपना सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था, और अभी रिसेंटली फिर से क्या किया उन्होंने अपना एक टाइप का स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। दिस स्पाई सैटेलाइट इज आल्सो कॉल्ड एज रिकॉन्सेंस सैटेलाइट सिस्टम। देखिए रिकॉन्सेंस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर नजर रखना, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, नजर रखना, बेसिकली किसी को चेक करते रहना, उसे कहते हैं रिकॉन्सेंस सिस्टम, और इसे अनऑफिशियली स्पाई सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, स्पाई सैटेलाइट क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ऑलराइट, देखिए जिस तरीके से इंडिया का इसरो है, ठीक है, जिस तरह यूएसए का नासा है, उसी तरीके से जो नॉर्थ जो कोरिया है ना उसका भी अपना नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बॉडी है, कि नाडा नाम की बॉडी है जो कि नॉर्थ कोरिया के लिए काम करती है। नाउ जो नाडा है और जो अकेडमी ऑफ डिफेंस फॉर नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली है, दोनों साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया है, जहां पर एम उनका यह है कि जो एक टाइप का रिकॉन्सेंस मतलब सैटेलाइट बनाना है, मतलब लॉन्ग टर्म में एक टाइप का ऐसा सैटेलाइट बनाना है जहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होंगे जो कि आसपास के कंट्री के ऊपर नजर रखेंगे। ऑलराइट, जैसा मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर साल यानी कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही जनवरी फरवरी के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 9 सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं। और अगर आप पिछले एक हफ्ते की बात करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। मतलब दे आर गोइंग वेरी वेरी फास्ट। नॉर्थ कोरिया इतना फास्ट क्यों जा रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण जो आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, यूएसए, जापान है, ये सब बहुत ज्यादा फियर के अंदर है कि ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के अंदर जो बेसिकली नॉर्थ कोरिया किसी टाइप का मेजर वेपन टेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दे। मेजर वेपन टेस्ट का सीधा सा मतलब है न्यूक्लियर टेस्ट। क्या कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह प्लान कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, बट लगातार जिस पर्टिकुलर स्पीड से नॉर्थ कोरिया आगे जा रहा है तो हो सकता है कि आगे जाकर कुछ ना कुछ न्यूक्लियर प्लान वगैरह अटैक कर रहा हो। ऑलराइट, अब देखिए एक ही समझना है कि अभी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को लॉन्च कर रहे हैं, और कुछ उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि मतलब इस तरीके के जो टेक्नोलॉजीज है जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरी तरीके से मना कर रखा है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज कोई भी लॉन्च नहीं कर सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी कोई भी मतलब टेस्ट नहीं कर सकता है। बट इसके बावजूद जो नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली हम जानते हैं कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएसए या फिर किसी भी टाइप के इंटरनेशनल सैंक्शन को, इंटरनेशनल प्रेशर को बिल्कुल भी मानता नहीं है, इसलिए वो अपने हिसाब से जो डिसीजंस वगैरह ले रहा है और मतलब उसी के तहत उसने जो स्पाई सैटेलाइट है उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। ऑलराइट, स्पाई सैटेलाइट को समझते हैं। देखिए स्पाई सैटेलाइट इज वन ऑफ द मैनी सिस्टम्स। बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स वगैरह यहाँ पर नॉर्थ कोरिया लॉन्च कर रहा है, उनमें से एक सिर्फ जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड स्पाई सैटेलाइट। स्पाई सैटेलाइट क्या होता है मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। उससे पहले आपको सिंपल से एक चीज समझना होगा, जब भी आपको स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो आपको एक चीज चाहिए, दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग रेंज रॉकेट। एक ऐसा रॉकेट चाहिए होता है जो डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर सैटेलाइट को डाल सके। मतलब एक ऐसा ऑर्बिट जो कि आपको जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर भी मतलब एक टाइप का सैटेलाइट डाल सके, उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में भी, उसके ऊपर जो ऑर्बिट है उसके अंदर भी, जो सबसे टॉप ऑर्बिट है जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है उसके अंदर भी आपके सैटेलाइट्स वगैरह को डाल सके। मतलब जो स्पाई सैटेलाइट होता है ना वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होता है जहां पे मल्टीपल सैटेलाइट्स एक साथ काम करते हैं। नाउ ऐसा जो लॉन्च है ना, इट हैज बीन टोटली बैंड बाय यूनाइटेड नेशंस। एक ऐसा सैटेलाइट जहां पर आप ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हो किसी और पे नजर रखने के लिए, ऐसा आप लॉन्च नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। बट इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया यहां पर ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। देखिए डर इस बात का है, यूएन क्यों मना करता है? यूएन ये मना करता है बिकॉज लॉन्ग रेंज रॉकेट जो होते हैं ना, देखिए सेम टाइप के रॉकेट आपको स्पाई सैटेलाइट को भी लॉन्च करने के लिए चाहिए, बट सेम टाइप के रॉकेट्स आपको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ना उसको लॉन्च करने भी आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग रेंज मतलब रॉकेट चाहिए होता है। ऐसा रॉकेट जो कि लंबे रेंज तक ऊपर जा सके और एक कॉन्टिनेंट से सेकंड कॉन्टिनेंट पे ब्लास्ट कर सके, मतलब अटैक कर सके। तो इस पर्टिकुलर ऐसा ना हो कि मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री ये बोल रही हो कि हम किसी टाइप का रिकॉन्सेंस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं और उसके आड़ में यानी कि उसके कहीं ना कहीं कवर के अंदर वो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह को टेस्ट करना स्टार्ट कर दे। ये चीज सोच करके यूएन इसको पूरी तरीके से बंद कर रखा है। बट उसके बावजूद हम जैसा जानते हैं जो नॉर्थ कोरिया है वो इन सब चीजों को मानता नहीं है, वो लगातार अपने मतलब करता वही है बेसिकली जो उसका मन करता है। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट स्पाई सैटेलाइट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में इसका एक नाम होता है इंटेलिजेंस सैटेलाइट या फिर से रिकॉन्सेंस सैटेलाइट भी बोलते हैं, और जो अनऑफिशियल नेम है इसका उसे कहते हैं स्पाई सैटेलाइट। इसका मेन नेम क्या है? इसका मेन नेम ये होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जस्ट सपोज कि दिस इज इंडिया, ठीक है, दिस इज इंडिया का साउथ वाला पार्ट। अब मान लीजिए कि हमने एक ऐसा सैटेलाइट ऊपर रखा हुआ है, अपने स्पेस के अंदर रखा हुआ है, जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसका एग्रीकल्चर का जो पैटर्न वगैरह उसको हम देखना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका मेन काम क्या है कि वो हमारे इंडिया के जो साउथ जो इंडिया वाला रीजन है उसमें क्या करेगा, बेसिकली एग्रीकल्चर का पैटर्न देखेगा, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स वगैरह को देखेगा, डिफरेंट लैंड के यूज को देखेगा, इन सब कुछ को देखेगा और इसका जो भी डेटा वगैरह होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। इस पर्टिकुलर डेटा को यूज करके हम अलग अलग टाइप की पॉलिसीज बना सकते हैं, अलग अलग टाइप की हम कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जो कि हमें एग्रीकल्चर के अंदर हेल्प करेगी। ये एक सिंपल सा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है। नाउ देखिए अगर सेम सैटेलाइट को इंडिया यहां पर इस चीज को छोड़ करके अगर जो यहां पर बगल में पाकिस्तान है ना इसको देखना स्टार्ट कर दे, देन दिस सेम थिंग विल बी कॉल्ड एज अ स्पाई सैटेलाइट।
आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। देखिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सीधा सा मतलब होता है जब आप अपने खुद की कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स वगैरह को चेक करते हो। नाउ सेम सैटेलाइट को यूज करके अगर आप किसी दूसरे कंट्री के आसपास के टेरेन्स वगैरह को चेक करना स्टार्ट कर दो, देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्पाई सैटेलाइट, सिंपल वर्ड्स में इंटेलिजेंस सैटेलाइट। आई होप आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए कि एक नॉर्मल जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है वो और एक स्पाई सैटेलाइट के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, ये एक टाइप का सिंपल एक टाइप का कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही होता है, एक टाइप का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही होता है, बट इसका बस मेन जो मैंने इसका बस एम होता है ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, और इसका एम जो हो जाता है वो मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस के पर्पस के लिए काम आने लगता है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री जो कि स्पाई सैटेलाइट्स को यूज कर रहा है। इसके पहले जो सबसे पहले जो सैटेलाइट्स यूज किए गए थे उनका नाम था जेनेट एंड कोरोना। देखिए, जेनेट वो स्पाई सैटेलाइट था जो कि यूएसएसआर ने उसको लॉन्च किया था पहली बार, और इसके बदले में कोरोना नाम का जो स्पाई सैटेलाइट था उसको यूएसए ने लॉन्च किया था। जस्ट रिमेंबर दीज टू नेम्स, दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगातार न्यूज में रहते हैं। जेनेट एंड कोरोना ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाई सैटेलाइट्स हैं। जो जेनेट है वो ऑब्वियसली यूएसएसआर का, और जो कोरोना है वो यूएसए का है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए, कोरोना के जो कैप्सूल्स वगैरह यानी कि देखिए जो कोरोना ऊपर गया था उसने बहुत सारा ऑब्वियसली डेटा वगैरह प्रोवाइड किया था, वो डेटा पैराशूट की हेल्प से नीचे आता है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कैसे ऊपर गया कैसे नीचे आया। जस्ट रिमेंबर कि जेनेट और कोरोना क्या है। सिमिलरली नॉर्थ कोरिया ने भी रिसेंटली अपना स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है। ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। इसका मेन एम ये है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम्स हैं उनको इमेज वगैरह करके प्रोवाइड कर सकते हैं, काफी हाई क्वालिटी इमेज दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इनक्रिप्टेड इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करता है, इनक्रिप्टेड डेटा वगैरह मतलब प्रोवाइड करता है, जो कि हमें पता ही नहीं कि एक्जैक्टली वो डेटा होता क्या है। सो वी कांट टॉक अबाउट दैट ऑब्वियसली। हमारे पास वो कोई डेटा है ही नहीं कि एक्जैक्टली कौन कौन से डेटा को लोग चुरा सकते हैं। ये सिंपल सी चीज है। ऑब्वियसली जिस दिन आपको मालूम चल गया कि पर्टिकुलर चीज कौन से डेटा को चुरा रही है तो उस दिन वो स्पाई रहा नहीं ना, राइट। सेम कंसेप्ट को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो स्पाई सैटेलाइट कौन कौन सा डेटा यहाँ पर एक्चुअली लीक करती है वो हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ इतना पता है कि एक पर्टिकुलर अपने रीजन को छोड़ के अगर आसपास के रीजन के ऊपर वो चीज नजर रखना स्टार्ट करते हैं, देन दैट थिंग इज कॉल्ड स्पाई सैटेलाइट। और नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली ऐसा कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है क्योंकि आसपास साउथ कोरिया, जापान, इन सब कंट्री के ऊपर कुछ ना कुछ मतलब देखना चाह रहा है बेसिकली, ठीक है, ऐसा कुछ करना चाह रहा है। और साथ ही साथ देखिए, अगर कोई भी दूसरी कंट्री अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करेगी, मिसाइल जो से या फिर किसी भी चीज से अटैक करेगी, तो वो सब बेस चीज के अंदर वो डायरेक्टली चेक कर सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो सैटेलाइट बनाया गया इसके थ्रू चेक कर सकता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। आज से कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हांसा एनजी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच इज द मेन बॉडी रिस्पांसिबल टू डेवलप सिविलियन एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया। थर्ड इज देयर हैव बीन एविडेंसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स। यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन इंडिजिनियस पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज जेनेट एंड कोरोना ऑफन सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट। ये कुछ क्वेश्चन आपको जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कौन सी पहले सिटी है जहां पर 2 चार्जिंग स्टेशंस प्रेजेंट है, दैट इज गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम, जो कि हरियाणा के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट। सेकंड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये जो बॉडी थी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, सो इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। आपको याद होगा ये जो हमारा डिफरेंट जो विलेजेस वगैरह है उसके वहां पर जो भी एंटरप्रेन्योर्स वगैरह उनको हेल्प करने के लिए पर्टिकुलर चीज को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इज टॉप 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन से हैं। तो अगर आप प्रोड्यूसिंग की बात करें तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे रशिया है। बट अगर आप एक्सपोर्टिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएसए। इंडिया यहाँ पे टॉप 3 के आसपास भी नहीं है। ऑलराइट। नेक्स्ट इज सीआईएसएफ किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो इट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, जो कि रिसेंटली यूक्रेन के अंदर बनाया गया है, किस 2 शहरों के बीच में बनाया गया है। फर्स्ट इज मैरियोपोल और सेकंड इज वोल्नोवाखा। देखिए जो ये मैरियोपोल है यहाँ पर ऑल्दो बनाया गया था, बट इसके बावजूद यहाँ पर लगातार बॉम्बिंग हो रही है, यहाँ पर अभी तक पूरी तरीके से कॉरिडोर बन नहीं पाया है। बट वोल्नोवाखा जो है ये फर्स्ट सक्सेसफुल कॉरिडोर यहाँ पर बन चुका है यूक्रेन के अंदर, और यहाँ से काफी लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।